बुल मार्केट भी नहीं है, 0% रिटर्न है, तो साइडवेज मार्केट है। सो इस व्यू को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पिछले 18 महीने से, ये नहीं कि आज बोल रहा हूँ। 18 महीने पहले यानी सितंबर 2021 में मैंने बोला था कि वी आर इन फॉर ए टाइम करेक्शन, और उस बात को बोले हुए मेरे को 18 महीने हो गए हैं, और उस पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इट्स ए साइडवेज मार्केट एंड एक्सीलेंट टाइम टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, राइट। सो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करने का, और ये मार्केट साइडवेज ही रहेगा। ये मेरा मानना है कि ये मार्केट साइडवेज ही रहेगा अगर ये फाइनेंशियल और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यहीं पर रुक जाता है। और अगर यूएस में और 5-7 बैंक लुढ़क जाते हैं या 5-7 बैंक उड़ जाते हैं या बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है 16,200-300 तक निफ्टी आ जाए, राइट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि 5% नीचे जाने का मतलब ये बियर मार्केट चालू हो गया। बट आपके साइड में पॉजिटिव क्या है? आपके साइड में पॉजिटिव ये है कि आपने 18 महीने निकाल लिए हैं और अभी भी आप मार्केट में बने हुए हो, राइट। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। शायद 2 महीने बाद टाइट चेंज हो जाए, फेड 22 को, यानी कल आने वाले पॉलिसी उनकी, कल नाइट में हो सकता है कि दे साउंड लिटिल डॉविश, और चाहे वो बोले कि अभी ठीक हो गया, हम बैंकिंग सेक्टर को इंश्योर करेंगे या जो भी रहेगा, थोड़ा अगर कॉन्फिडेंस सिस्टम में डालते हैं तो हो सकता है मार्केट का एक ड्यूरेबल बॉटम बन सकता है। बट हाँ, चैलेंजेस हैं, और किसने बोला कि स्टॉक मार्केट में चैलेंजेस नहीं आएंगे? हमेशा आएंगे। ये बैंक्स आज नहीं बंद हो रही, ये बैंक्स बंद, आपको समझो कि बैंक्स अब तक यूएस में मेरे को लगता है कि 200-400 बैंक बंद हो चुके होंगे 200 साल की हिस्ट्री में। बैंक खुलते हैं, बंद होते हैं, राइट, बिकॉज ये लिवरेज का बिजनेस है, और जो लिवरेज का बिजनेस करेगा उसमें बंद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए मैं छोटे बैंक्स खरीदने की सलाह कभी नहीं देता हूँ, राइट। मैं कभी भी आपको एडवोकेट नहीं करता वो देखूंगा कि आप आरबीएल ले लो या आप कोई और ले लो। मैं थोड़ा सा बड़े बैंक्स के साथ रहता हूँ, टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आपने बहुत बार ये ट्वीट देखे होंगे मेरे, बिकॉज बड़े की सर्वाइवल, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसा लगता है यहाँ पे, बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी लगती है बैंकिंग को चलाने के लिए, तो बड़े के सर्वाइवल के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। क्यों मैं इस समय बैंक्स खरीदने की सलाह दे रहा हूं? क्योंकि क्राइसिस में ही बैंक थोड़े से सस्ते मिलते हैं, अदरवाइज वो आपको थोड़े महंगे मिलेंगे, और बैंकों की वैल्यूएशन निफ्टी की वैल्यूएशन से सस्ती है। सो लेट्स से निफ्टी की प्राइस टू बुक 4 टाइम्स है, बैंकों की एवरेज वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे जो 5-6 टॉप बैंक है वो 3 टाइम्स के आसपास है, या यानी एक 1 टाइम बुक लेस मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप निफ्टी की पेग रेशियो देखेंगे तो वो आपको, और आपका जो और मे बी 1.8 टाइम्स बैंकिंग सेक्टर का ओवरऑल पेग रेशियो लेस देन 1 टाइम है, ठीक है। सो लेस देन 1 टाइम पेग पे मिल रहा है। पी तो कोई राइट मैट्रिक्स नहीं है बैंकिंग के लिए, बट प्राइस टू बुक और पेग रेशियो आप अगर देखना चाहें तो इसके बेसिस पे आपको बैंक्स थोड़े सस्ते लग रहे हैं, तो वहां पे मेरा एक व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है। बट बैंकों के साथ एक रिस्क है जो मैं आपको अभी बोलना चाहूंगा, और बैंकों के साथ सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि बैंक्स में प्रमोटर की बाइंग नहीं आ सकती, बैंक्स में प्रमोटर की बाइंग नहीं आ सकती एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, राइट। सो आज कोटक बैंक 1600 पे भी मिल रहा है, तो उदय कोटक डायरेक्टली मार्केट्स में जाके कोटक बैंक के शेयर नहीं खरीद सकते, बिकॉज बैंक्स में प्रमोटर को बोला गया कि आपको माइनॉरिटी स्टेक रखना है, आपको लेस देन 10% रखना है। खैर उदय कोटक के पास थोड़ा ज्यादा है, बट उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम करना है। लेकिन मैं आपको बहुत, इसलिए बैंक्स किसी भी क्राइसिस में सबसे ज्यादा गिरते हैं, बट वो सबसे ज्यादा रिकवर भी फास्ट होते हैं, राइट, जब क्राइसिस सेटल हो जाता है। तो आप अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको लगता है कि क्राइसिस सेटल हो जाएगा, तो आप बैंक्स में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन कर सकते हो, अगर आपके पास एलोकेशन नहीं है तो। सेकेंड चीज जो मुझे क्या लगता है कि यहां से इंडिया थोड़ा सा लीड कर सकता है, थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है, और उसके पीछे रीजन ये है कि ये सबसे लेस ट्रबल्ड मार्केट है, और आपके पास एक्सपीरियंस है हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम में डील करने का, आपके कॉर्पोरेट्स के पास वो एक्सपीरियंस है। जस्ट टू गिव यू द बैकग्राउंड, in 2011 India was having the inflation of somewhere around 11%, 10.5-11%, and our repo rate and everything was well above 8.5, 8.25, right? So our corporates are seriously having, experience to deal with higher interest rate and higher inflation. Even our public is, well prepared to deal with higher inflation. So आपके पास वो एक्सपीरियंस है, यूएस में वो एक्सपीरियंस नहीं था,
ये यूरोप में वो एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो कोलैप्स कर गए। और ये मैंने बात आज नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बोली है कि उनको नहीं आइडिया है, उनके 40 साल में उन्होंने ऐसा इन्फ्लेशन देखा नहीं है। तो वहां से बैड न्यूज आनी ही आनी थी, वो अभी आई या 2 महीने बाद आती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आनी थी, मार्केट को पता था। एंड द गुड न्यूज इज, एक अच्छी खबर है जो मैं आप सबके लिए शेयर करना चाहूंगा कि एक चीज समझो, मार्केट में 4 बैंक उड़ गए और ये इंफॉर्मेशन सबको पता है, उसके बाद भी निफ्टी 17,000 है, ये भी सच है। बजट डे का लो था 17,200 और 250 देयर अबाउट्स, राइट? वहां से निफ्टी सिर्फ 1% डाउन है, हो सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स 3-4% डाउन हो, बट आप सोचो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को आपने 3-4% के फॉल में मैनेज कर लिया, राइट? विच इज नॉट अ बैड आउटकम फॉर यू एज ए इन्वेस्टर। सो मेरे को लगता है कि यहाँ से कुछ भी ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ रहेगा तो डेफिनेटली मैं आऊंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा, बट मुझे लगता है कि मार्केट ओवरऑल ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए कोई रिस्क नहीं है, ट्रेडर के लिए अभी कोई रोल नहीं है। ट्रेडर्स अभी बिल्कुल आराम से वेट करें, निफ्टी को ईएमए 10 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करने दें। 17,250 17,300 का लेवल है, जब तक उसके ऊपर निफ्टी नहीं आती है ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज अभी विंड आपके अगेंस्ट में है, कुछ कुछ न्यूज आते रहती है। तो थोड़ा सा आप स्लो भी चलेंगे 2-4 दिन, अगर आप ट्रेड उतना बड़ा नहीं भी करेंगे तो ऐसा आपका कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। तो ट्रेडर्स के लिए तो हर दिन अपॉर्चुनिटी होती है। इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के डिस्काउंट्स, इस तरह के शेयर प्राइसेस साल में 1-2 बार आते हैं, तो शायद उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो अगर उन्होंने एलोकेट नहीं किया तो एलोकेट कर सकते हैं। अब एक कहानी, क्विकली एक कहानी यूएस मार्केट में ये चल रही है कि कुछ लोगों को थोड़ा डिस्काउंट में स्टॉक्स चाहिए था, यानी 1 रुपए का सामान या 1 रुपए का स्टॉक उनको 50 पैसे में चाहिए था या 40 पैसे में चाहिए था, और पर्टिकुलर किसी सेक्टर में चाहिए था, लेट्स से बैंकिंग में चाहिए था। सो इसलिए बाइडेन और फेड ने इस चीज को पहले आके नहीं रोका, मतलब वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है रोकना, इसलिए उनके रिक्वेस्ट में नहीं है वो रोकना, बिकॉज कुछ बड़े लोग ये चाहते हैं कि उनको 100 रुपए की चीज 40 रुपए में मिले, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और वो अगले 1-1.5 साल में अपने पैसे को 2-3 गुना कर पाएंगे। और दूसरी चीज, क्योंकि वो एक बड़ा बायर है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बायर का नाम आप लोग जानते हो, क्यों यूएस मार्केट की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो बड़ा बायर है तो उसको 1-2 बिलियन लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो 100-150 बिलियन के कैश पे पड़े हुए हैं और एडिशनल 100 बिलियन डॉलर का कैश उनके पास आ जाएगा, जब एट विल आ जाएगा। तो अगर उनको बड़ा एलोकेशन करना है तो उनको मार्केट थोड़ा नीचे में लंबे पीरियड के लिए चाहिए, और जो सेलर है वो एकदम डिस्ट्रेस में आके सेल करके जाए। तो ये कहानी है बाइडेन और उनके दोस्त की। हो सकता है कि बाइडेन और उनके दोस्त ये चाहते हो कि उनको बैंक्स इतने सस्ते रेट में मिले कि जब इलेक्शन आए तब वो 100-200% ऊपर हो, राइट? और उससे वो यूज करें फॉर ऑल काइंड ऑफ फंडिंग्स, वट एवर दे नीड, राइट? और देखो बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, जिनका मैं नाम बिना लिए बता रहा हूँ। बट देखो ये कैपिटलिज्म का रूल है, वो लोग बहुत रूथलेस हैं, आपकी और मेरी तरह इमोशनल नहीं है कि सामने वाला को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। वो बिल्कुल मेरी तरह या आपकी तरह नहीं है कि सोचते हैं कि यार ये मैं कर रहा हूं तो गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। उनके लिए पैसा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, और वो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि वो एक प्रोसेस चल रहा हो और उसमें 2-4 बैंक उड़े हैं, तो और जो छोटे बैंक हैं वो ट्रबल में आएंगे, वो और 100 रुपए का चीज 10 रुपए में उनको मिलेगा, 5 रुपए में मिलेगा, तब वो लेंगे। और तब लास्ट में 2008 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था, राइट? सो 2008 में वो बहुत बड़ा पैसा बना के निकले थे, तो शायद वो इस बार भी ऐसा ही कुछ इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके बीच में आप और मैं थोड़ा बहुत थोड़े दिन के लिए सफर कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम ऑप्शन चेन डेटा पे, तो देखो उसमें क्या है कि मैं नॉर्मली एटीएम स्ट्राइक प्राइस में क्या करता हूं कि मैं अब आपको ऑप्शन समझ में आना पड़ेगा, मैं बेसिक नहीं बोलूंगा, आप गूगल कर लेना। एटीएम मतलब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस नॉर्मली तो सेम स्ट्राइक प्राइस होता है, मतलब अगर 17,000 चल रही है तो 17,000 की कॉल और पुट
ही एट द मनी स्ट्राइक प्राइस मानी जाएगी। बट मेरे केस में क्योंकि मुझे पीसीआर कैलकुलेट करना है, तो मैं 5 ऊपर के और 5 नीचे के, यानी 16,750 तक की पुट और ऊपर में 17,250 तक की कॉल, ये लेकर और उसको दोनों को सारे ओपन इंटरेस्ट को सम करके, और उसके बाद जो पीसीआर निकलता है उसको मैं रेलेवेंट पीसीआर बोलता हूं या एट एटीएम पीसीआर बोलता हूं। बेसिकली उसका राइट नोमेनक्लेचर है रेलेवेंट पीसीआर, मतलब जो वास्तविकता में पीसीआर है, आर्टिफिशियल पीसीआर नहीं है, जो रेलेवेंट, जो आप यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। तो अगर रेलेवेंट पीसीआर अगर 0.7, 0.65 या 0.6 ऑब्लिक जो मेरी टीम आपको देती है या जो हम लोग आपको डेटा फीड एटीएम पीसीआर लिखा तो उसको आप रेलेवेंट पीसीआर से रिप्लेस कर सकते हो। अगर वो 0.6 बाजू आता है तो आप समझ सकते हो कि मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड है। अगर वो रेलेवेंट पीसीआर ऑब्लिक एटीएम पीसीआर 1.2, 1.1, 1.3, 1.4 की तरफ जाता है, ये साइडवेज मार्केट का बैंड है। हाँ, ये जो मैंने बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आज जो मार्केट, जिसको मेरा व्यू है कि मार्केट साइडवेज है, उसका बैंड दे रहा हूं। तो अगर 1.2, 1.3 की तरफ जाता है तो आप मान सकते हो कि ओवरबॉट है। दूसरा ओवरबॉट मानने का है, इसके साथ एक और आप इंडिकेटर लगा लो, RSI 14। अगर RSI 14 आवरली चार्ट पे 30 के आजू बाजू आ जाता है, यानी 30 के क्लोज आ जाता है, तो आप समझो कि मार्केट ओवरसोल्ड है और रेलेवेंट पीसीआर भी 0.7 के नीचे है। तब एक बाउंस बैक बन सकता है अगर आपको नए लोज नहीं बनते या नया ब्रेकडाउन नहीं होता मार्केट में। और सिमिलरली अगर RSI 70, 75 चला जाता है और रेलेवेंट पीसीआर भी 1.3 के आसपास चला जाता है, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके हल्के हो सकते हो। सो इसको आप यूज कर सकते हो। बाकी क्युमुलेटिव पीसीआर में क्या होता है, आप सारा कॉल पुट का उस वीकली का कॉल का एक साइड ओपन इंटरेस्ट ले लो, पुट का ले लो, एंड डिवाइड कर दो पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉल का ओपन इंटरेस्ट, उससे आपको एक पीसीआर मिल जाएगा। वो भी अच्छा इंडिकेटर होता है, लेकिन क्योंकि अब उसमें थोड़े मैनिपुलेशन होने लगे हैं, बट उसमें भी अगर वो 0.5 के नीचे चला जाता है और RSI भी 14 भी चला जाता है और डॉलर इंडेक्स और आप समझो गोल्ड में कुछ बहुत बड़ा राइज नहीं आता है, तो वहां से आप एक मार्केट में बाउंस की एंटीसिपेशन कर सकते हो। ये सब ट्रिक्स जो है ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बिल्कुल ट्रेडर्स के लिए। ये मैं जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ। सो आप इस ट्रिक को यूज करके थोड़ा बहुत इंट्राडे में 40-50 पॉइंट बना सकते हो। सिमिलरली वाइस वर्सा कॉल साइड में अगर उस तरह से ओपन इंटरेस्ट मतलब आप RSI 70-75 आवरली पे चला गया, आवरली चार्ट पे, और पीसीआर भी जो है कम्युनिटी पीसीआर 1.3, 1.4 के आसपास चला गया, वहां पे आप प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ सकते हो, या थोड़ा बहुत आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो ले सकते हो विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 30-40 पॉइंट्स। सो दिस इज हाउ वी डू। मतलब ये बहुत बेसिक मैंने आपको बताया, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हम यूज करते हैं और उसके बेसिस पे हम करते हैं। कब एफएनओ करना है वो लास्ट लाइन में आपको बोलूंगा। मैं 15 मिनट में खत्म करना चाह रहा था, 20 मिनट हो गया, कोई नहीं, 1 मिनट और। सो स्टॉक फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आप ये चीज ध्यान रखो, साइडवेज मार्केट में स्टॉक फ्यूचर में बड़ा पैसा बनाना मुश्किल होता है। बुल मार्केट में सबसे आसान होता है, कुछ भी नहीं करो स्टॉक फ्यूचर ले लो, आराम से सारे स्टॉक चल जाते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आप मार्केट में, आप साइडवेज मार्केट है या ब्रेकआउट मार्केट है या बियर मार्केट है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने लॉट्स रखो। ये नहीं कि साइडवेज मार्केट में 100 लॉट्स की पोजीशन लेके आप स्टॉक फ्यूचर में बैठ गए और भगवान का नाम ले रहे हो, वो फिर तो कोई रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। अब साइडवेज मार्केट है, अगर आप नॉर्मली 100 लॉट में ट्रेड करते हो तो 20 में करो, बियर मार्केट है तो 5 में करो, बुल मार्केट है तो 100 में करो। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द market type is so important if you want to become a very successful trader in your life. So invest a lot of time to study the trend, and the trend is this market may remain sideways for some more time, and it is a good news for investors because you'll be having 3-4 months time to accumulate good quality stocks, and which is very rare. You get this kind of opportunity in every 2-3 years, and you are getting this time, right? So you should use it. This time what will happen, the returns will be gradual, returns will be not absolutely mind-boggling. You'll be end up making 15-20% return in 1 year time if you have provided, if you invest here and hold it for one year or 15 months or 18 months. So which is not a bad outcome.
and chances are going forward in India also in next 6 months the rates will come down. So what will happen, the FD will become, or the debt will become less attractive going forward in next 6 months, but market will anticipate that in advance, and from here on maybe the people who are putting so much money in FD, they may move some of their money in equities, right? Because the valuations are now cheap and some of the stocks are trading below their median valuation. One more logic, like a lot of people are saying stocks have corrected a lot. Please understand here, मैस्टेक में क्या हुआ था, मैस्टेक मैंने सब लोगों को ट्विटर पे रिकमेंड किया था, वो स्टॉक 250 से 3500 हो गया, 1200-1300% स्टॉक में रैली हुई, कितना 1300% इन 2 years, 1300% स्टॉक चला। क्या निफ्टी 1300% चली? नहीं चली ना। सो वो स्टॉक अभी 3500 का 1700 हो गया, अभी भी वो स्टॉक 600% ऊपर है। आप कॉन्टेक्स्ट में, स्टॉक्स हमेशा ज्यादा गिरेंगे बिकॉज वो चलते ज्यादा है, इंडेक्स हमेशा कम गिरेगा क्योंकि वो चलता कम है। तो ये स्टॉक्स से कंपेयर करना कि वो तो उस समय ये था वो था, तो भैया आपने 250 की जगह अगर आपने 4000 पे लिया तो ये आपका प्रॉब्लम है। सो प्लीज, मेरे को किसी ने नहीं पूछा, जस्ट मैं कोई बड़ा ट्विटर पे कुछ बड़ा अजीब सा लॉजिक लोग देते हैं, स्टॉक्स ज्यादा गिरेंगे, वो इसीलिए स्टॉक्स हैं। इंडेक्स कम गिरेगा क्योंकि वो इंडेक्स है, उसमें सारे मतलब ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप है और उनकी वॉलेटिलिटी नेचुरली कम होती है। सो अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो इंडेक्स 10% ही गिरेगा, स्टॉक 25% गिरेंगे, लेकिन वाइसा वर्सा, स्टॉक 50% बढ़ जाते हैं बट इंडेक्स 50% नहीं बढ़ता, वो 10% ही बढ़ता है। तो ये सब फालतू का एक्सक्यूज, डाउनसाइड रिस्क, मतलब उल्टा नहीं सोचने का, राइट? जब नेगेटिव न्यूज होगी तो स्टॉक्स ज्यादा गिरेंगे, इंडेक्स कम गिरेगा क्योंकि उसमें आईटीसी और एचयूएल बढ़ जाएगा, वो इंडेक्स को बचा लेंगे, राइट? सो प्लीज, बिल्कुल। और अच्छी बात है ना, आपको स्टॉक अगर 50-60% नीचे मिल रहे हैं तो अपने ऑल टाइम हाई से, बट अगर आप उनके ऑल टाइम लो या कोविड के लो से पकड़ेंगे तो वो अभी भी 500% ऊपर है। सो प्लीज आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखें और बिल्कुल किसी के कहने में ना है। आपको लगता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो करिए, आपको नहीं लगता है मत करिए, राइट? आपको लगता है पैसा बन सकता है तो करिए, आपको लगता है नहीं बन सकता मत करिए। बट हाँ, रूमर्स पे कम बिलीव करें, थोड़ा डेटा देखें, स्क्रीनर्स रन करें, चार्ट्स देखें। चार्ट्स पे बहुत सारे स्टॉक्स अपने मंथली और क्वार्टरली सपोर्ट्स पे हैं, यहां से बाउंस बैक बड़े आराम से आ सकता है, तो थोड़ा पॉजिटिव रखें, ऑप्टिमिस्टिक रखें। मैंने देखा है ऑप्टिमिस्टिक होना लाइफ में कोई बुरी बात नहीं होती है। बहुत सारे पैसिमिस्ट मैंने देखे हैं लाइफ में जो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाते, और कोई एवरेज स्किल सेट्स वाला आदमी भी अगर वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो, तो जिंदगी में बहुत कुछ कर ले जाता है। सो यही है व्यू मेरा। कुछ मेरे को फ्रेश नेगेटिव अगर नहीं आता है तो वी आर क्लोज टू द बॉटम। ट्यूसडे जो मैंने 11 AM का कॉल दिया था कि ट्यूसडे 11 AM मार्केट बॉटम हो सकती है, तो वहां से निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट डाउन है और उसके बीच में 4 बैंक उड़ गया यूएस में। सो वो है पावर मेरी, मतलब जो भी हम लोग स्टडी करते हैं प्लूटस पे, सो वो है पावर कि 50 पॉइंट निफ्टी गिरी है और 4 बैंक यूएस के गिर गए, और आज शायद वो 50 पॉइंट भी रिकवर हो जाए क्योंकि एसजीएक्स ऊपर है। बट मैं फिर बोलूंगा अभी थोड़ा टाइम करना डिफिकल्ट होगा मेरे लिए भी, किसी के लिए भी, बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी में मैं खुद नहीं चाहूंगा कि मैं कुछ टाइम करके आपको बोलूं, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज कुछ लोग मेरे कहने पे, शायद मैं मना भी करता हूँ कि डोंट डू ऑप्शन, डोंट डू ऑप्शन, बट कुछ लोग कॉल पुट ले लेते हैं और वो मेरे को बड़ा दुख होता है। वो मत करो यार, वो कॉल पुट में लाइफ में कोई पैसा नहीं कमा पाया, मेरे पास सारा डेटा है। कॉल पुट में 2 साल प्रॉफिटेबल रहोगे, बाइंग में 3 साल प्रॉफिटेबल रहोगे, 1 साल में सारा कैपिटल जीरो कर लोगे, ठीक है? 3 साल से ऊपर कोई भी इंडिया में ऑप्शन बायर नहीं है, 99.9% जिसने 3 साल कंसिस्टेंटली पॉजिटिव आईटीआर फाइल किया और वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करता हो। उसको और कुछ करना पड़ेगा, उसको ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा, उसको स्टॉक करना पड़ेगा, उसको स्टॉक फ्यूचर करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है एक आध लोग हो, मैं उस पर, लेकिन आप एक आध में नहीं हो, राइट? 8 करोड़ में अगर आप एक हो भी तो प्रोबेबिलिटी कितनी लो है आपके होने की, राइट? और आप उस 8 करोड़ में एक हो गए तो आप उस अभी मेरे टेलीग्राम लाइव में नहीं होंगे। तो ये मैं अपने ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ जो मेरे पे थोड़ा बिलीव करते हैं। हिस्ट्री और डेटा आपके अगेंस्ट है, उसके बाद भी कई लोग, क्या होता है हिस्ट्री क्या है कि आप
आप सी को वन स्ट्रेच में तैर के पार नहीं कर सकते अगर बड़ा मतलब आपको एरिया कवर करना है, राइट? क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको वो भी मिलेंगे, वेल्स भी मिलेंगी, वेव भी मिलेगा, बहुत सारी कुछ मिलेंगे, आप नहीं कर सकते क्लियर, राइट? हिस्ट्री आपके अगेंस्ट है, बट कुछ लोग पार कर भी जाते हैं, राइट? सो अगर आप उन कुछ लोगों में आप ऐसा बिलीव करते हो तो आप करिए, बट मेरा मानना है कि मेजोरिटी ऑफ लोगों को चोट लगेगी, मार पड़ेगी, नुकसान होगा, और फिर आपको फैमिली में आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अपना मॉम डैड का कैपिटल उड़ाओगे, या अपना कैपिटल उड़ाओगे, या अपने सेविंग्स उड़ाओगे। मत करो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लो, एफएनओ भी मत करो, मैं तो बोलता हूँ ऑप्शन सेलिंग भी मत करो, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लो और बने रहो। आपको 15 से 18% का रिटर्न स्लोली स्लोली बन जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और बड़े आराम से बनेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग अपना ध्यान रखें, कुछ भी अगर व्यू चेंज होगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, और प्रैक्टिकली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होगा। आप लोग शांति बनाए रखें, अपना अपना काम करें, ऑफिस जाएं, बिजनेस करें, और स्लोली स्लोली एसआईपी करें, स्टॉक्स में बाइंग करें, सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।